बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यमन क्राइसिस के हवाले से। यमन क्राइसिस क्या है? इससे पहले हम लोगों ने सीरिया का जो क्राइसिस है उसके बारे में बात की थी और आज इसी से रिलेटेड ये भी है, हमारा करंट अफेयर का इशू है यमन क्राइसिस। तो यमन क्राइसिस की बात करेंगे कि यमन क्राइसिस क्या है और इसमें जो चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, कौन कौन सी जो चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर जो है वो यमन क्राइसिस में इन्वॉल्व। तो सबसे पहले यमन को जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि यमन है क्या। तो यमन इज अ स्मॉल कंट्री ऑन द अरेबियन पेनिनसुला। ये जो जजीरा नुमा अरब है, यहाँ पर यमन एक छोटा सा मुल्क है और ये इस वक्त जो है बहुत सख्त हालात से गुजर रहा है। एक सिविल वार का शिकार हो चुका है और बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार है यहाँ के लोग। और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि 7 साल हो गए हैं यमन में जो है वो इस जंग को, मामलात जो बिगड़े हुए हैं और ये इस वक्त प्रॉक्सी वार के अंदर दाखिल हो चुका है। यानी कि बहुत सारे जो रीजनल पावर्स हैं, बहुत सारी जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, वो इस वक्त प्रॉक्सी वार लड़ रही हैं जंग अपना इस जंग में, यानी कि वो इन्वॉल्व हो चुके हैं और वो अपने अपने जो मकासद है, अपने अपने मफाद को हासिल करने के लिए यमन में लड़ाई कर रहे हैं। तो ईरान जो है वो बैक कर रहा है हौसी रेबल्स को, ठीक है जी। और वो हौसी जो है वो उन्होंने यमनी गवर्नमेंट को जो है वो उखाड़ फेंका है और ये इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं। जो हौसी कबीला है, हौसी कबाइल जो है, हौसी रेबल्स जो हैं, वो एक मल्टी नेशनल कोलिशन जिसको सऊदी अरब लीड कर रहा है उसके खिलाफ वो भी बरसरे पैकार हैं। और जो दूसरे कॉम्बेटेंट हैं यहाँ पर, जिसमें अलकायदा है और इसी तरह से जो सेल्फ डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट है, इसके साथ साथ जो राइवल फैक्शंस हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, उनकी वजह से ये जो सिचुएशन है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है। ये जंग चली थी जो गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। लेकिन अब इस जंग में मुख्तलिफ ममालिक इन्वॉल्व हो चुके हैं। सऊदी अरब इन्वॉल्व हो चुका है, ईरान इन्वॉल्व हो चुका है, रशिया इन्वॉल्व है, अपना अमेरिका इन्वॉल्व है। इस तरह डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इस वजह से जो सूरत हाल है वो एक मुश्किल, एक पेचीदा और एक गंभीर सूरत हाल जो है वो अख्तियार कर चुकी है। यहां पर हम यमन का नक्शा देख लेते हैं कि यमन का नक्शा अगर आप देखें तो यहां पर यमन एक साइड पर जो है वो सऊदी अरब है। यानी कि सबसे ज्यादा मसला किसको होगा? यमन में मसाइल का, यमन में खराबी का, यमन में बदअमनी का नुकसान सऊदी अरब को है। और अभी रिसेंटली सऊदी अरब की जो डिफरेंट जो ऑयल रिफाइनरीज है वहां पर हमले भी किए गए हैं, वहां पर रॉकेट भी फायर किए गए हैं। कहां से? यमन से। तो इसलिए सऊदी अरब इस हवाले से बड़ा कॉन्शियस है और सऊदी अरब जो है वो यमन की जो हुकूमत है उसको बरकरार रखने के लिए वो भी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ओमान है जी यहाँ पर, फिर यहाँ पर अदन, इसमें यहाँ पर गल्फ है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आप देखें यहाँ पर ये सारा आपका यमन है, सऊदी अरब और ये बीच में से आपका समंदर है, ठीक है। और इस साइड पर आपके सऊदी अरब और ओमान लगते हैं यमन की साइड पर। इन दोनों ममालिक को इस वक्त यमन के खराब हालात की वजह से मसाइल का सामना है। क्राइसिस कहां से स्टार्ट हुआ था, क्यों हुआ था और इसकी वजह से लोगों को नुकसान क्या हुआ है? इससे क्राइसिस की वजह से तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं वो अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। और इस इलाके में, ये जो जंग ज्यादा इलाका है, यहाँ पर इसकी हैजे की वबा फैली है, बीमारियां फैल गई हैं, मेडिसिन की शॉर्टेज है और का खतरा है। लोग जो है वो फूड आइटम्स के लिए परेशान हैं। यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने ये कहा है कि यमन के अंदर एक इंसानी बहरान जो है वो जन्म ले चुका है और ये बहरान दुनिया का बदतरीन किस्म का बहरान हो सकता है। और इस वक्त जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसकी वजह से मसाइल जो है वो मजीद बढ़ सकते हैं, यहाँ के लोगों को मजीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब यमन के अंदर मसाइल क्यों है, यमन के अंदर डिवीजन क्यों है? तो यमन जो है ये बहुत अरसे से यमन के अंदर जो है रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से एक स्ट्रगल जो है वो जारी है नॉर्थ और साउथ के दरमियान। और जब से यूरोपियन यहाँ पर कॉलोनियलिज्म था उस वक्त से लेकर अब तक ये जो नॉर्थ और साउथ का मामला है ये अभी तक चल रहा है। और जो मॉडर्न यमनी स्टेट थी ये 1990 में कायम हुई थी, जब आपका दो जो यमन थे वो दोनों जो कंबाइन हुए थे, यूनिफाई हुए थे। यूएस और सऊदी बैक यमनी अरब रिपब्लिक जो थे नॉर्थ में, और इसी तरह से यूएसएसआर बैक्ड पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन
PDRY इन द साउथ, ये साउथ और नॉर्थ जो यमन थे ये दोनों जब इकट्ठे हुए थे तो फिर ये जो मॉडर्न अभी हम यमन को देखते हैं ये बनी थी। लेकिन ये जो दिल से इसको कबूल नहीं किया गया था, एक जो स्ट्राइक थी वो बरकरार रही थी और अभी तक इसी वजह से मामला जो है वो उनके गड़बड़ हैं और उनका आपस में जो मामला है वो अभी तक चलता आ रहा है। अली अब्दुल्ला सालेह एक मिलिट्री ऑफिसर था जिसने नॉर्थ यमन पर 1978 से वो रूल कर रहा था, तो वो नई कंट्री का रूलर बना। अली अब्दुल्ला सालेह 1978 से ऑनवर्ड 90 में भी उसी को हुकूमत दी गई। लेकिन 4 सालों के अंदर अंदर, जस्ट 4 years आफ्टर यूनिफिकेशन, जो साउदर्न सेपरेटिस्ट थे तो वो इमर्ज हुए, एक जो है वो उन्होंने दोबारा से जो है वो अपने इख्तिलाफात को हवा दी और वो लड़ाई में आ गए। वो एक उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी, साउदर्न मूवमेंट, ठीक है, 2007 में, ठीक है जी, जो कि अभी तक चल रही है और वो यमन के अंदर ग्रेट ऑटोनॉमी जो है वो चाहते हैं, ठीक है जी, ये भी तक चल रहा है। अलकायदा जो थी अरब पेनिनसुला के अंदर, अलकायदा अरब पेनिनसुला एक इस्लामिस्ट जो मिलिटेंट ग्रुप है और उससे रिलेटेड जो है अंसार शरिया इंसर्जेंट ग्रुप, ये भी जो है वो मैदान में आए और इन्होंने साउथ और ईस्ट में कुछ जो इलाके थे वो कैप्चर कर लिए। तो सूरत हाल गंभीर होती चली गई कि साउथ और नॉर्थ का जो इख्तिलाफ था 4 सालों के अंदर अंदर वो दोबारा से उभर कर सामने आया और साउथ वाले जो है वो अलग होने के लिए दोबारा से मैदान में आ गए और इस दौरान अलकायदा और इस तरह की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी मैदान में आई और उन्होंने भी बहुत सारे इलाके जो है वो कब्जा कर लिए। जो ओसी मूवमेंट थी, ठीक है जी, जो कि जैदी शिया हैं नॉर्दर्न यमन में, वो साले गवर्नमेंट के खिलाफ उठ खड़े हुए, ठीक है जी। कितनी दफा 2004 से लेकर 2010 के दरमियान वो 6 दफा उन्होंने बगावत की। वो 6 दफा, यानी कि 6 सालों में 6 दफा ये बगावत उठी। यूनाइटेड स्टेट ने जो है वो अपनी फुल सपोर्ट की साले की गवर्नमेंट को बचाने के लिए 2000 में, ठीक है जी, जब काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन अलकायदा के खिलाफ और एफिलिएट ग्रुप्स के खिलाफ वो जो है वो वाशिंगटन की तरफ से किया गया। इसी तरह 2000 में अलकायदा जो थी यमन में, उन्होंने जो है वो बाद में वो अलकायदा इन अरब पेनिनसुला बनी, ठीक है जी। उन्होंने सुसाइड अटैक किया यूएस नेवी वॉरशिप के ऊपर, ठीक है जी, यूएसएस कोल के पर, जिसके नतीजे में अदन बंदरगाह है वहां पर, इसके नतीजे में 17 जो यूएस सर्विस मेंबर थे वो मारे गए थे। इस बमबारी के अंदर वो 17 यूएस के जो सर्विस मेंबर वो कत्ल हो गए थे और उस वक्त से लेकर अब तक जो यूनाइटेड स्टेट है उन्होंने तकरीबन $850 मिलियन से ज्यादा की फौजी इमदाद जो है वो की है यमन को, ताकि यमन के अंदर जो इलादगी पसंद गिरोह हैं उन पर काबू पाया जा सके। यमन में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं यमन की हुकूमत उन पर कंट्रोल कर सके। अब मजीद आगे बढ़ते हैं तो ये जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर था, तो इसकी वजह से 2012 में जो वायलेंस था वो बढ़ रहा था, मामला खराब हो रहे थे, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर के सबब साले ने जो है वो इस्तीफा दिया और इस बात पर ये मतलब अश्योरिटी लेने के बाद कि उसको जो है वो सजा नहीं दी जाएगी, उसको फांसी नहीं चढ़ाया जाएगा, तो 2012 में उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, उन्होंने हुकूमत दे दी। उसका जो वाइस प्रेसिडेंट था अब्दुल रबू मंसूर हादी, तो उन्होंने ऑफिस जो है वो अबूरी तौर पर संभाला और एक ट्रांजिशन ब्रोकर जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसने यहाँ पर जो है वो सालिसी का रोल अदा किया। रीजनल ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सऊदी अरब में बेस है और इसको यूनाइटेड स्टेट बैक करती है। तो अब्दुल रबू मंसूर हादी को जो है वो ऑफिस संभालना पड़ा अब्दुल्ला सालेह के बाद। इसके बाद अगर हम देखें कि जो टाइम टेबल था ट्रांजिशन का, गल्फ जो कोऑपरेशन काउंसिल है उसके मुताबिक और यूएन स्पॉन्सर्ड जो नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस थी उसमें 565 डेलीगेट्स थे 2013 के अंदर, तो उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि बहुत सारे जो यमनी फैक्शंस थे उनके लिए काबिल कबूल था। लेकिन ये नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस थी एनडीसी एंडेड विद डेलीगेट्स अनएबल टू रिजॉल्व डिस्प्यूट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। लेकिन ये जो एनडीसी थी नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस, इसका कोई फैसला नहीं हो पाया कि पावर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, तो ये फिर यहां से मसाइल जो है वो मजीद आगे बढ़े। बहुत सारे फैक्टर्स जो थे वो
جو پولیٹیکل ڈویژن ہے اس وقت اس کے ذمہ دار ہیں، اور فل سکیل ملٹری جو کنفلکٹ ہے اس کی وجہ سے یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو کون کون سی چیزیں انوالو ہیں، ون بائی ون ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ سب سے پہلے فیول پرائس جو ہے وہ ہائکس ہے، کہ پریشر جو تھا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی وجہ سے، جس نے جو ہے وہ یمن کو $550 ملین کا لون دیا تھا، تو ان کے پریشر کی وجہ سے جو ہادی گورنمنٹ تھی انہوں نے 2014 میں جو سبسڈی دے رہے تھے وہ فیول کے اوپر 2014 میں وہ اٹھا لی۔ 2014 میں جب انہوں نے سبسڈی اٹھا لی تو فیول پرائسز بہت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ اب فیول پرائسز کے بڑھنے سے زندگی کی تمام اشیاء جو ہوتی ہیں، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حوثی قبیلہ تھا انہوں نے بھی موومنٹ چلائی ہوئی تھی، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری ان کو سپورٹ ملی، اور انہوں نے جو ہے وہ میس پروٹیسٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ فیول پرائسز جو ہے وہ کم کی جائیں اور نئی گورنمنٹ بنائی جائے۔ ہادی کے جو سپورٹر تھے اور مسلم جو برادرہڈ ایفیلیٹڈ پارٹی تھی الاصلاح کاؤنٹر الائز، تو اس طرح سے جب حوثیوں نے شروع کیا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہاں سے کام شروع کیا گیا۔ حوثیوں نے یہ تھا کہ ٹیک اوور کر لیا۔ حوثیوں نے جو ہے وہ 2014 کے آخر میں سنا جو تھا وہ کیپچر کر لیا، اور انہوں نے یہ تھا کہ UN جو پیس ڈیل تھی، ایک کنسولیڈیٹڈ کنٹرول ان کو مل گیا کیپٹل کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساؤتھ کی طرف بھی ایڈوانسمنٹ شروع کر دی۔ ہادی کی جو گورنمنٹ تھی وہ اس کے اوپر پریشر پڑا، اور جنوری 2015 میں ہادی نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا، اور ہادی بعد میں پھر سعودی عرب چلا گیا۔ تو یہ جو سچویشن اس طرح سے آگے بڑھ رہی تھی کہ 2014 میں جو ہے وہ حوثی جو ہے انہوں نے ٹیک اوور کیا، تو جنوری 2015 تک وہ ہادی رہا، اور آخر میں ریزائن کر کے ہادی کی جو گورنمنٹ تھی جو ہے ہادی نے جلاوطنی اختیار کر لی۔ ملٹری ڈویژن یہ تھی کہ اب دو طرح کے یونٹس تھے۔ ملٹری یونٹس لائل ٹو صالح aligned themselves with the Houthis contributing to their battlefield success۔ جو یونٹس تھے ملٹری یونٹ صالح کے ساتھ جو الائن تھے، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ حوثیوں کے ساتھ ملا لیا، اور حوثیوں کے ساتھ ملانے سے یہ ہوا کہ حوثیوں کی پاور بڑھ گئی اور حوثی جنگ جیت گئے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے حوثی جو قبیلہ تھا یا حوثی جو ریبلز تھے ان کو کامیابی ملی، اور جو دوسرے ملیشیاز تھے وہ بھی موبلائز ہوئے حوثی صالح فورسز کے خلاف، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہادی گورنمنٹ کے ساتھ کیا کیا جی، الائن کیا کہ ہادی گورنمنٹ جو ہوگی اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہم اپنے ملک کو برقرار رکھیں گے، یعنی کہ حوثیوں کو ٹیک اوور نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس طرح سے دو گروپ ہو گئے، اور مختلف جو پارٹیز تھی وہ لڑائی میں شامل ہوگی، اور جو ساؤدرن سیپریٹسٹ تھے تو انہوں نے اپنا جو تھا انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ بھی علادہ ہوں گے، اور یہ ایک کھچڑی سی بن گئی، اور اس میں مختلف جو گروپ تھے وہ انوالو ہو گئے۔ اب کرنٹ جو سچویشن ہے 2015 میں جب ہادی نے جو ہے وہ جلاوطنی اختیار کی ریاض میں، اور وہاں سے ایک ملٹری کمپین جو تھی وہ لانچ کی گئی، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس میں ایئر سٹرائک کی گئی، اور جس کی وجہ سے ہوتی جو تھے وہ واپس رول بیک ہوئے، ٹھیک ہے جی، اور جو ہادی گورنمنٹ تھی، ہادی ایڈمنسٹریشن سنا کے اندر وہ ریسٹور ہوئی۔ تو یہ ابھی آپ دیکھیں یہاں پر اس وقت یمن کی صورتحال کیا ہے، کس طرح سے ڈیفرنٹ ڈیفیکشنز ہیں ان کے کنٹرول میں ہے۔ جو گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، آپ یہ دیکھیں یہ کلر آپ کا گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ گورنمنٹ ہے، اور ان علاقوں میں گورنمنٹ کا انفلوئنس ہے۔ جو گورنمنٹ کا کنٹرول ہے وہ یہ گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، یہ والے ایریاز جہاں پر گورنمنٹ کا انفلوئنس ہے وہ یہ ریجن آپ کا ہے جی، یہ ریجن یہاں پر گورنمنٹ کا انفلوئنس ہے، ٹھیک ہے جی، زیادہ تر ایریا کے اندر گورنمنٹ کا انفلوئنس ہے۔ ساؤدرن ٹرانزیشنل کونسل جو ہے اس کا جو کنٹرول ہے یعنی کہ عدن کے اندر، اور یہ مکالا یہاں پر ان کا کنٹرول ہے، ٹھیک ہے جی، ساؤدرن ٹرانزیشنل کونسل کا، STC کا، اور پھر حوثی جو کنٹرول ہے، یہ ایریا جو ہے سارے کا سارا جو ریجن ہے یہ حوثیوں کے قبضے میں ہے۔ جو القاعدہ ہے AQAP ان کا جو انفلوئنس ہے وہ یہ ریجن، یہ والا ایریا ہے، یہ ان کے کنٹرول میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے ڈفرنٹ جو فیکشنز ہیں ان کا کنٹرول ہے۔ تو یہ ابھی سچویشن ہے، جو مختلف جو فیکشنز ہیں، مختلف جو گروپس ہیں ان کا کنٹرول جو ہے یمن کے اندر۔ اب یہ جو پارٹیز ہیں
ان کی ہم بات کریں گے کہ کون کون سی پارٹیز جو ہے وہ انوالو ہیں. تو حوثی موومنٹ ہے. یہ ریلیجیس لیڈر جو تھا حوثی کلین کا، اور آفیشیلی اس کو نون ایز انصار اللہ، یہ جو ہے 1980s کے آخر میں یہ نمودار ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ پوری جو موومنٹ ہے وہ حوثی موومنٹ کہلاتی ہے. اور یہ زیدی جو شیعہ ہیں ان کی ایک شاخ ہے ناردرن یمن کے اندر. جو زیدی ہیں وہ مائنارٹی میں ہیں، ٹھیک ہے جی. اور زیدی جو ہے یہ مائنارٹی ہے سنی مسلم میجورٹی کنٹری کے اندر، لیکن یہ پری ڈومیننٹ تھے ناردرن ہائی لینڈز کے اندر، ٹھیک ہے، جو سعودی عرب کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ایریا ہے وہاں پر. اسی طرح اگر ہم بات کریں گے حوثی جو تھے وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو گئے 2003 کے بعد، اور انہوں نے صالح کو جو ہے وہ اپوز کیا، ٹھیک ہے جی، جو یو ایس لیڈ انویژن تھا، ٹھیک ہے، عراق کے اوپر. لیکن بعد میں ٹھیک ہے وہ جب اس نے ریزائن کیا، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے اس کے ریزگنیشن کے بعد. یہ جو الائنس تھا، ٹھیک ہے جی، یہ ایک ٹیکٹیکل الائنس تھا. جو صالح زلائرسٹ تھے وہ ہادی کو اپوز کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، اور یو این جو بیک ہادی کی جو یو این بیک گورنمنٹ تھی اس کو اپوز کر رہے تھے. اور اس طریقے کے ساتھ جو ہے ایک نئی جو سچویشن تھی وہ ڈیولپ ہو گئی یمن کے اندر. اور یہ جو تھے وہ ایک ڈومیننٹ قسم کا لیڈنگ رول چاہ رہے تھے ہوتی. اور صالح جو تھا انہوں نے جو ہے وہ کچھ جو ممبرز یمن سیکورٹی فورسز کے ان کے ایلیجنس کو ون کیا، اور جو ٹرائبل نیٹ ورک تھا، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ وغیرہ وہ یہاں پہ تیار کی گئی. لیکن 2017 میں جب صالح نے اپنی جو سپورٹ تھی اس کو شفٹ کیا سعودی لیڈ گورنمنٹ کولیشن کی طرف، تو حوثی فورسز نے اس کو کیا کر دیا جی، حوثی فورسز نے اس کو مار دیا. ایران جو ہے وہ انوالو ہے. کیوں ایران؟ اس لیے حوثیز کے ساتھ انوالو ہے کہ ایران بھی ایک شیعہ کنٹری ہے، اور ایران جو ہے وہ حوثی بھی شیعہ ہیں. تو ایران اس وجہ سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ہر طرح کی جو فوجی امداد ہے، ویپنز وغیرہ، وہ اس کو دے رہا ہے، اور ہر طرح سے اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ہادی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے جی has also accused Hezbollah، ایران جو لیبنیز الائے ہے، کہ وہ بھی حوثی جو موومنٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. سعودی عرب جو ہے ان کی یہ پرسپشن ہے کہ حوثی جو ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں جی ایرانین پروکسی کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ حوثیوں کا اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایرانیوں کی وجہ سے یہاں پر وہ انہوں نے جو ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ یہاں پر سارے مسائل کریٹ کر رہے ہیں. لیکن جو ریجنل اسپیشلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تہران کا جو انفلوئنس ہے وہ لمیٹڈ ہے، خاص طور پر ایرانیوں اور جو حوثی ہیں ان کا آپس میں جو شیعہ ہیں دونوں، لیکن وہ ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ سے وہ بلانگ کرتے ہیں. اس لیے یہ امکان جو ہے وہ غلط ہے کہ ایران جو ہے وہ مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے، اور ایران کی سپورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ حوثی اس وقت ڈومیننٹ ہیں. لیکن ان سب کے باوجود ایران اور جو حوثی ہیں تو ان کا آپس میں بہت سارے جو مفادات ہیں وہ مشترکہ ہیں. تہران یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور یو ایس کی جو ڈومیننس ہے ریجن کے اندر اس کو چیلنج کیا جا سکے، اور اسی طرح سے جو حوثی ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہادی کی جو گورنمنٹ ہے جس کو سعودی عرب اور یونائٹڈ اسٹیٹ سپورٹ کر رہا ہے اس کو ہم نہ جمنے دیں، اس کو وہ اپوز کر رہے ہیں. اسی طرح اب اگر ہم القاعدہ کی بات کریں کہ القاعدہ کا کیا رول ہے عربین پیننسولا کے اندر، تو القاعدہ جو عربین پیننسولا کے اندر ہے وہ 1990 سے آنورڈ ہے، اور اس کو یہ جو ابھی موجودہ ایک جو افراتفری کی صورتحال ہے، بدامنی کی صورتحال ہے، تو اس کے اندر اس نے کافی فائدہ اٹھایا ہے. 2015 کے اندر انہوں نے جو کیپٹل جو کوسٹل سٹی تھی مکالا اس کو کیپچر کیا، اور 3000 جو لوگ تھے ٹھیک ہے ان کو انہوں نے ریلیز کر دیا، جو القاعدہ ٹھیک ہے جی کے ممبر سے جو ان کے وہاں پر جیل کے اندر ان کو انہوں نے رہا کر دیا. اسی طرح جو ملیٹنٹ گروپ ہے اس نے اپنا جو کنٹرول تھا ویسٹ کی طرف وہ بڑھایا عدن کے اندر، اور بہت سارے جو حصے تھے ان پر انہوں نے اپنی جو تھی وہ حکومت جو تھی وہ ایکسٹینڈ کی، ان پر اپنا قبضہ جما لیا، ان پر اپنا اثر بڑھا لیا. القاعدہ ان عربن پیننسولا ٹھیک ہے جی انہوں نے یمنیز کو کچھ جو تھے وہ ایریاز پرووائڈ بھی کیے تھے،
सिक्योरिटी और पब्लिक सर्विसेज की वजह से, ठीक है जी, जो कि स्टेट की वजह से, स्टेट जो उनको नहीं प्रोवाइड कर रही थी, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिली, लोगों ने उनको सपोर्ट किया। तो ये कुछ चीजें थी जिनकी वजह से वो स्ट्रांग हुई। अब यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है अलकायदा का, उसके खिलाफ वार्न भी किया कि अगर ये इन्फ्लुएंस बढ़ता रहा तो इसकी वजह से जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं तो वो मुतासर होंगी, बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे और यमन जो है वो अनस्टेबल हो रहा है। यमन की जो कमजोरी है उसकी वजह से यहाँ पर टेररिज्म के ज्यादा चांसेस हैं। जो बाराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने तकरीबन 185 जो स्ट्राइक्स की 8 सालों के अंदर, लेकिन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई तो जस्ट 4 सालों के अंदर उन्होंने 200 से जायद जो है 200 के करीब एयर स्ट्राइक्स यहाँ पर की। और ये जो एयर स्ट्राइक्स है, इनकी वजह से AQAP के बहुत सारे जो की मेंबर्स से, हाई लेवल मेंबर्स से, वो मारे गए, जिनमें फॉर्मर जो लीडर था नसर अल वैशी और टॉप ऑफिशियल जमाल अल बदावी, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो भी USS कोल बॉम्बिंग के अंदर इन्वॉल्व था। लेकिन जो यूएस स्ट्राइक्स हैं, ये इसके अंदर अगर चाहे AQAP के लोग मारे गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे तकरीबन 100 से जायद जो लोग थे, वो भी सिविलियन जो थे, इनोसेंट जो लोग थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, बेकसूर लोग, वो भी मारे गए थे। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर डिफरेंट जो इसमें है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं अलकायदा की तरह, उनका रोल अगर हम अभी रिसेंट ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर अलकायदा जो थी अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, ये थोड़ी सी कम एक्टिव हुई है, लेकिन अभी भी जो है ये अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रही है हौसी और इस्लामिक स्टेट्स के दरमियान, खासतौर पर जो सेंट्रल अलबैदा गवर्नमेंट है उसके अंदर। जो इस्लामिक स्टेट है 2015 में ये यमन के अंदर इंटर हुई थी और खुदकुश धमाके इसने शुरू किए थे। 2 मसाजिद के अंदर इन्होंने खुदकुश धमाके की थी 2015 के अंदर। सना की 2 जैदी मस्जिदें थी उनके अंदर, और जिसकी वजह से तकरीबन 140 जो वर्शिपर से नमाजी थे वो इसके अंदर मारे गए थे। The group has claimed other high-profile attacks, including the assassination of Adam's governor in late 2015. Its following lags behind that of AQAP. और इस्लामिक स्टेट अगर और बहुत सारे हाई प्रोफाइल अटैक्स की बात करती है, लेकिन ये अभी तक AQAP से पीछे है। और जो यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट है उसके मुताबिक इस्लामिक स्टेट हैज 100 of fighters in Yemen, while AQAP has around 7,000. जो यूनाइटेड नेशन है उसके एस्टिमेट के मुताबिक जो है वो जो इस्लामिक स्टेट है उसके जंगजुओं की तादाद सैकड़ों में है, लेकिन तकरीबन 7,000 के करीब जंगजू हैं इस वक्त AQAP की अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला के अंदर जो अलकायदा है वो ज्यादा स्ट्रांग है इस वक्त। अगर हम देखें तो ये सब का ह्यूमैनिटेरियन क्या इम्पैक्ट है उसकी अगर हम बात करें तो जो पॉवर्टी रेट है वो तकरीबन 75% है, यानी कि 75% लोग जो है वो इस वक्त पुअर हैं, वहां पर पॉवर्टी रेट है, पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और सबसे जो पुअरेस्ट कंट्री है अरेबियन वर्ल्ड के अंदर, बल्कि दुनिया की, तो वो भी उनमें भी इसका शुमार होता है। जो डिजीज है वो बहुत फ्रीक्वेंट है, ठीक है जी, हैजा है, उसकी वबा फैलती है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है वो मारे जाते हैं। और कोई और इसका जो है वो ऐसा डेटा मतलब उस तरह से अवेलेबल नहीं है कि बंदा बता सके कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो भी क्या हुआ था। मुश्किल है इस चीज को एसेस करना, लेकिन इसके नुकसानात हुए हैं, मसाइल हुए हैं, लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि मोर देन 7,000 केसेस जो है वो हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट हेल्थ एनालिस्ट है वो कहते हैं कि जो एक्चुअल केसेस है वो इससे भी बहुत ज्यादा हैं। बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने जो है वो कट बैक किया जी क्रिटिकल एड जो यमन को थी पेंडेमिक की वजह से। और 2 out of 3 Yemenis require humanitarian aid and protection, and 4 million are internally displaced according to UN Refugee Agency. UN Refugee Agency के मुताबिक हर 3 में से 2 यमनी जो हैं उनको मदद चाहिए है और प्रोटेक्शन चाहिए है, और 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोग जो है वो इस वक्त डिस्प्लेस हो चुके हैं यमन के अंदर। इंटरनली डिस्प्लेस पीपल IDPs हैं। तो ये चीजें हैं जिनकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल का जो है वो शिकार है यमन के लोग, उनको बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है और इस वक्त आप देखें अगर इस एरिया को तो यहाँ से जो है वो लैंड, सी और एयर ब्लॉकेड है। यूएस जो कोलिशन फोर्सेज हैं, यूएस और इसके अलावा सऊदी जो कोलिशन फोर्सेज हैं, तो उन्होंने बंद किया हुआ है सारी साइडों से, लैंड से भी, सी, एयर, सब तरफ से ब्लॉकेड किया हुआ है जी, ताकि जो वाइटल सपोर्ट है, वाइटल जो सप्लाईज हैं, फूड आइटम्स हैं, मेडिसिन वगैरह है, वो रेबल्स को प्रोवाइड न की जा सके, उनको ना मिल सके और वो हथियार डाल दें। यूएन जो रिपोर्ट है एक कि जो ब्लॉकेड है इसने जो है वो ईयर लॉन्ग जो फ्यूल क्राइसिस था उसको जन्म दिया है और जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं और ब्लॉकेड की वजह से भी बहुत ज्यादा मसाइल हुए हैं। यूएस बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट ACLED ने रिकॉर्ड किया है कि मोर देन 100,000 डेथ हुई है जी। किसकी वजह से? फूड की वजह से, फूड की शॉर्टेज की वजह से, हेल्थ सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज की वजह से 2015 से ऑनवर्ड 100,000 डेथ्स। तो ये एक अलमिया है, ये एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है यमन के अंदर और इसको हल करने की जरूरत है। तमाम ममालिक को मिलकर ये सोचना चाहिए कि इसको हल किया जाए। इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने ये भी देखा है कि जो होसी और कोलिशन फोर्सेस हैं तो वो जानबूझकर सिविलियन टारगेट्स को जो है वो हिट करते हैं, सिविलियंस के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं, ठीक है जी। और ये जो है वो आलमी जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी है और इसके अंदर जो है वो अस्पताल उनको भी तबाह किया जाता है, ठीक है जी, ठीक। और इसके अलावा अब देखें तो बहुत सारे जो मामलात हैं वो गड़बड़ होते हैं, कोई भी जगह महफूज नहीं है, लोग डरते हैं, लोग नहीं जानते, जो है वो इमदाद नहीं की जा सकती। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त यमन के अंदर जो यमन के लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो क्राइम्स हैं उनकी तादाद भी बड़ी है, टॉर्चर है, अरेस्ट है, फोर्स डिसअपीयरेंस है, तो ये सब कुछ भी जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि लाकानूनीयत है, किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, किसी किस्म के कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो फिर ये मसाइल तो होने हैं। इस वजह से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोग बहुत ज्यादा मसाइल से दो चार हैं। यूएन बैक्ड पीस जो नेगोशिएशन है वो लिमिटेड, जो उनकी प्रोग्रेस बहुत लिमिटेड है और 2018 में स्टॉक होम एग्रीमेंट जो था वो किया गया और उसकी वजह से जो था वो बैटल जो थी वाइटल पोर्ट सिटी जो है होदेदा, उसके अंदर ये कहा गया कि वो नहीं होगी, अवॉइड किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मसाइल सामने आए और इसको इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत ज्यादा दुश्वारियां जो है वो पेश आई और इसको भी बहुत कम कामयाबी मिली है। और इसमें भी आप देखें अगर तो मोर देन 15,000 जो प्रिजनर्स थे उनका एक्सचेंज किया गया और एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई कि वो वायलेंस जो सिटी है ताइतेज उसके अंदर वायलेंस को कम करने के लिए जो है वो काम किया जाएगा, कमेटी बनाई गई है। तो बहुत सारे जो मसाइल हैं वो यमन के अंदर हैं और इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन क्या है? लोग इस वक्त जो है वो परेशान हैं कि ये जो रीजनल एक्टर्स हैं इनके अंदर जो आपस के मसाइल हैं, आपस की जो चीजें हैं उनकी वजह से यमन सफर हो रहा है, यमन के लोग मारे जा रहे हैं, जिनमें आप रीजनल पावर्स की अगर बात करें तो ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है और इनकी वजह से जो है वो वार जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, वो प्रोलॉन्ग होती जा रही है। जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो गई थी 2019 में जब होसियों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कबूल की थी, एक मिसाइल अटैक किया गया था सऊदी फैसिलिटीज के ऊपर, तो उस वजह से भी हालात खराब हुए थे। यूएन जो मॉनिटर्स थे उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि होसी जो थे वो अटैक नहीं कैरी आउट कर सकते थे और जो सऊदी लीड कोलिशन थी उन्होंने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि ईरान इसमें इन्वॉल्व है, सऊदी अरब पर जो हमले किए गए हैं उसके पीछे ईरान है। तो ये जो ईरान सऊदी अरब की आपस की कश्मकश है उसकी वजह से यमन वाले खराब हो रहे हैं जी, यमन में मसाइल हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ एनालिस्ट जो है ये बिलीव करते हैं कि जो सऊदी अरब रिलेशन है 2021 में तो ये बेहतर हो सकते हैं, ठीक है जी। इनके अंदर जो है वो आप देखें तो डिटेंटे है, ठीक है। डिटेंटे का मतलब ये है कि इनके अंदर एक आपस में जो है वो
तनाव कम हुआ है। तो तनाव अगर कम होगा तो तनाव का कम होने का फायदा किसको होगा? यमन को होगा, और यमन के मसाइल भी कम हो सकते हैं। ठीक है जी, ये चीजें हैं। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे एक्सपर्ट जो है उनका ये व्यू है कि एक टू पार्टी प्रॉक्सी जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये नजर आ रहा है यमन के अंदर, और वो एग्जाम्प्लीफाई करते हैं यूएन सिक्योरिटी जो काउंसिल है रेजोल्यूशन 2216 के अनप्रोडक्टिव है। ठीक है जी, कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ एंटी हौसी फोर्सेस और इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन पावर्स, ये चीजें भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो यूएस जो एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि जो वॉर है वो टू पार्टी प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है। एक को ईरान सपोर्ट कर रहा है और दूसरी साइड को सऊदी अरब, यूएस ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा जो है वो मामलात जो है वो सुलझते हुए नजर नहीं आते। लेकिन पीस टॉक्स में अगर ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो इंक्लूड किया जाए, सिविल सोसाइटी को इंक्लूड किया जाए, तो ये चांसेस हैं कि मामलात जो है वो बेहतर हो सकते हैं, चीजें जो है वो नॉर्मल हो सकती हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें हैं, आप इनको देख लें, ये मामलात हैं। तो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो अमन लेकर आए, और ये जो यमन के लोग हैं इनको इस जुल्म से, इस सारे मसाइल से जो है वो निजात मिले और उनके मामलात हल हों। थैंक यू वेरी मच।